गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो विद पब्लिक। आज हम शुरू करेंगे रीजनरेशन से। इससे पहले हमने फ्रेगमेंटेशन, फिशन, ये हमने कल की क्लास में किया था। तो ये जितने भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं, जैसे कि फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। तो सबसे पहले हम ये डिफरेंस पता कर लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो किससे बनेगा? सिर्फ एक पेरेंट से, एक ही पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिपेरेंटल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें टू इंडिविजुअल और टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दोनों इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। कौन से? मेल एंड फीमेल। मेल इंडिविजुअल क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और जो फीमेल है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं हम ओवा या एग। ठीक है, जब इन दोनों की एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, जब एग फर्टिलाइज्ड होता है स्पर्म से तो न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स की जरूरत है, मेल एंड फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं बनते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एग और स्पर्म उसमें नहीं बनेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गैमेट फॉर्मेशन इज इसेंशियल, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। ये मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ, जिसमें मेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स, दैट इज स्पर्म, एंड फीमेल जो इंडिविजुअल होते हैं दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, दैट इज एग। डिवीजन, इसमें डिवीजन कौन सा होता है? जिसमें सेल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होता है सेल का, मतलब एक सेल से दो सेल्स बन जाती हैं। जैसे कि आपने अमीबा में देखा था कल कि उसमें बाइनरी फिशन होता है, एक सेल से दो सेल्स बन जाती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? एक सेल से चार सेल्स बनती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन इट इज एब्सेंट, इसमें ये एब्सेंट होती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें फर्टिलाइजेशन होती है। गैमेट्स क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। एग फ्यूजेस विद स्पर्म। रैपिडिटी, ये क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक स्लो मेथड है। न्यू इंडिविजुअल, जो नए इंडिविजुअल, नए जो ऑफस्प्रिंग हैं जो बनेंगे वो क्या है? सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, वो पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, उन जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें न्यू इंडिविजुअल आर नॉट जेनेटिकली सिमिलर दो दे हैव द सेम बॉडी डिज़ाइन एज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं उनमें थोड़ी सी वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। जो मियोसिस होती है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें एक स्टेज होती है पैचिटिन स्टेज, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब क्रोमोजोम जो होते हैं उनकी सेगमेंट्स क्या हैं? आपस में एक्सचेंज होती हैं। इसका पार्ट इस पे चला जाएगा और इसका पार्ट इस पे चला जाएगा, तो क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से क्या है? वेरिएशंस आ जाती हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरी फ्यू वेरिएशंस आर प्रेजेंट, इसमें वेरिएशन जो न्यू इंडिविजुअल बनेंगे उसमें वेरिएशंस क्या होती हैं? बिल्कुल कम होती हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। किस वजह से? क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट हैज़ नो इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस, मतलब ये इवोल्यूशन में अपना इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि वेरिएशंस कम है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका एक अलग ही रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है इवोल्यूशन में।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनरेशन। मैनी फुली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो अपने कुछ बॉडी पार्ट से ही नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज सम हाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसीज, मैनी ऑफ दीज पीसीज ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। मतलब कि अगर हम इसको इंडिविजुअल को कट करें कई पीसीज में, तो उससे क्या है, जैसे कि ये देखिए, ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दे रखा है इसने। अगर हम इसके 3 पीस कट कर देते हैं ऐसे, तो हर एक पार्ट क्या है, रीजनरेट कर लेता है। इसमें ये हेड था तो इसका ये टेल पार्ट को अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। ये मिडल पार्ट था, इसमें हेड भी बन गया है, टेल भी बन गई है, और जो ये टेल पार्ट था इसमें हेड बन गया है। तो अलग अलग इस सेगमेंट से जो हमने पीस कट किए हैं, इससे क्या है, न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। देखिए 3 अलग अलग प्लेनेरिया बन गए हैं इसमें। तो ये रीजनरेशन का एग्जाम्पल इन्होंने शो किया हुआ है। For example, simple animals like hydra and planaria can be cut into any number of pieces and each piece grow into a complete organism। जैसे कि हमने बताया, हम उसके पीस कट करेंगे तो हर एक पीस क्या है, नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशल सेल्स। ये स्पेशल सेल, इनका दूसरा नाम है स्टेम सेल भी बोल देते हैं हम इसको, स्टेम cells। These cells proliferate and make large number of cells। ये जो stem cells होती हैं ये grow करती हैं और बहुत सारी cells बना देती हैं। From this mass of cells, different cell undergo changes to become various cell types and tissue। जब ये stem cells क्या है, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, मतलब ये अलग अलग टिश्यू बना देती हैं और अलग अलग टाइप की सेल्स बना देती हैं। These changes take place in an organized sequence referred to as development। और ये जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे एक सीक्वेंस में होते हैं। इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। However, the regeneration is not the same as reproduction। रीजनरेशन सेम नहीं है रिप्रोडक्शन में, बट ये हेल्प करती है। जैसे कि रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू ग्रो द पार्ट लॉस्ट इन एक्सीडेंट और इंजरी। मान लो कोई भी एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुआ, तो ऑर्गेनिज्म अपना कोई भी बॉडी का पार्ट लॉस कर देता है, तो उसको दोबारा से रीजनरेट कर लेना, तो उसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि प्लेनेरिया है, अगर उसकी बॉडी को हम पीसीज में कट कर देते हैं तो वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब ये नए इंडिविजुअल बना देता है। जैसे हमारी बॉडी में है, मान लो कोई पार्ट कट हुआ तो वो दोबारा अपने आप को, जैसे मान लो किसी का हैंड इंजरी हुई, किसी की फिंगर कट गई, तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं होती। मतलब वो डैमेज पार्ट, वो मतलब इंजरी तो ठीक हो जाती है, लेकिन वो दोबारा से क्या है, वो पार्ट रीजनरेट नहीं होता। लेकिन आप कुछ एक एनिमल्स के केस में देख सकते हैं, जैसे कि स्टार फिश है और क्या कहते हैं जो लिजर्ड है, तो उसमें क्या होता है, लिजर्ड में अगर उसकी टेल कट हो जाती है तो कुछ दिन के बाद वो क्या कर लेती है, अपनी टेल को रीजनरेट कर लेती है। और स्टार फिश है, अगर उसकी एक आर्म टूट जाती है तो फिर से उसकी नई आर्म आ जाती है। तो वो मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, क्योंकि वो अपनी बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर रही है, उससे कोई नया इंडिविजुअल तो बन नहीं रहा है। तो वो सिर्फ नॉर्मली रीजनरेशन है, वो भी उसको हम बोलते हैं, जैसे कि लिजर्ड और जो स्टार फिश के केस में रीजनरेशन होती है उसको बोलते हैं हम एपिमॉर्फोसिस। मतलब वो अपने बॉडी ऑर्गन को रीजनरेट कर रही है, ना कि कोई नया इंडिविजुअल बना रही है। रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही वो, तो वो अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है बडिंग। Organisms such as Hydra use regenerative cells for the reproduction in the process of budding। तो जैसे कि हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया है इसने, बडिंग दोनों ऑर्गेनिज्म में होती है, यूनिसेलुलर में भी और मल्टी सेलुलर में भी। ये जो हाइड्रा है ये मल्टी सेलुलर है, और जो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताऊंगी। ईस्ट का एग्जाम्पल जो फंगस होती है उसका एग्जाम्पल होता है, उसमें बडिंग होती है।
तो हाइड्रा का देख लीजिए पहले। इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट स्पेसिफिक साइट। ये हाइड्रा का डायग्राम है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, एक बड जनरेट हो जाती है। यहाँ पे जो स्टेम सेल्स होती हैं वो रिपीटेडली डिवाइड होती रहती हैं और नई बड बना देती हैं, और धीरे धीरे ये बड क्या है, ये ग्रो कर जाती है और एक ये फिर ये इससे सेपरेट हो जाती है और एक नया इंडिविजुअल बना देती है। ये इससे सेपरेट हो जाती है। ये इसके टेंटिकल हैं जो इसकी मूवमेंट में, फूड कैप्चर में हेल्प करते हैं। तो ये एक इससे क्या है, ये बड इससे सेपरेट होके नया इंडिविजुअल बना देती है। दीज बड डेवलप इनटू टिनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुली मैच्योर दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी और फिर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना देगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ यीस्ट का एग्जाम्पल, जो यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म। देखिए ये एग्जाम्पल दे रखा है बडिंग इन ईस्ट। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है इसमें। तो जो पेरेंट सेल है तो उसमें एक ये बड डेवलप हो गई यहाँ पर, देखिए, और ये बड धीरे धीरे ग्रो हो जाती है। तो ये इससे ब्रेक हो जाती है, टूट जाएगी और नया इंडिविजुअल बना देगी। इस बड से भी फिर फर्दर नए इंडिविजुअल बनते रहेंगे। तो ये था हमारा बडिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये सारे जितने भी कर रहे हैं हम, ये किस में आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करेंगे, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करेंगे। यहाँ से फिर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जितने भी फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये सारे हमारे टॉपिक किस में आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। Vegetative propagation. There are many plants in which parts like root, stem and leaves develop into new plant under appropriate condition. कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी रूट, स्टेम, लीफ से नए प्लांट बन जाते हैं। जैसे कि आपने देखो इसमें ब्रायोफिलम का दिखा रखा है। ये ब्रायोफिलम, ये लीफ है, लीफ से ही नया प्लांट बन जाता है। ये बड बनती है और इस बड से नया प्लांट बन जाता है। आप पोटैटो के केस में भी देख सकते हैं कि हम जो पोटैटो का ट्यूबर होता है उसमें छोटे छोटे बड निकल जाती हैं और उन्हीं बड से हम क्या है, नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल, प्लांट कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये किस में होता है, एनिमल्स में भी दिखाया था इन्होंने। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल, प्लांट कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये प्लांट के केस में होता है ये रिप्रोडक्शन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कॉमनली किन किन प्लांट्स में होता है, जैसे कि शुगर केन है, गन्ना, रोज़ है, ग्रेप्स हैं हमारे। तो ये मेथड उसमें यूज़ होती है। तो इसके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के भी इसने कई टाइप्स दे रखे हैं, जैसे लेयरिंग होती है एंड ग्राफ्टिंग होती है। तो आइए देखते हैं कि लेयरिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है। देखिए ये है लेयरिंग। ये मेरे पास दिनेश की बुक है, तो इसमें आपको टॉपिक डिटेल से मिलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को फुल मार्क्स स्कोर करने हैं बायोलॉजी में तो ये दिनेश की ले सकता है, प्रदीप की ले सकता है बुक। तो इनमें डिटेल से टॉपिक दिए हुए हैं। तो देखिए लेयरिंग दिस टेक्निक इज यूज्ड इन प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट बेसल ब्रांचेस। ये उन प्लांट में यूज़ किया जाता है जिसमें जो इनकी ब्रांचेस, नीचे वाली जो ब्रांचेस होती है ना, वो सॉफ्ट होती हैं। जैसे कि जैस्मिन है, ग्रेप वाइन है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक ब्रांच को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी नीचे जो ज़मीन के जो ग्राउंड के पास होती है उस ब्रांच को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। देन इट इज़ डीफोलिएटेड। अब उसकी हम लीव्स को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं और फिर उस पार्ट में क्या है, इसमें कट कर देते हैं हम। ये कट कैसा बना देते हैं, या तो टंग लाइक, मतलब जैसे हमारी टंग की शेप होती है ऐसे, या वी शेप का कट, या फिर कोई भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे कट बना देते हैं इसमें यहाँ पर, ताकि इससे रूट्स ग्रो हो सकें।
तो इस पार्ट को क्या करते हैं हम, यहाँ से इसको बांध देते हैं, अटैच कर देते हैं किसी चीज़ से, और फिर यहाँ पर ये जो पार्ट जिसमें हमने इंजरी की है, जो कट बनाया है छोटा सा, तो उससे क्या है देखिए रूट्स ग्रो हो जाती हैं, और फिर यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं और ये नया क्या बन जाता है, प्लांट बन जाता है। ये वाला इसकी एक ब्रांच से क्या है, नया प्लांट बन गया है। द डिफोलिएटेड पार्ट इज देन पैक्ड इन ग्राउंड और इन अ सेपरेट पॉट। हम इसको अलग पॉट में भी लगा सकते हैं, या वहीं पे ज़मीन पे हम इसको कट करके यहाँ पे इसको यहाँ से इसको पैक कर देंगे, और फिर इसको हम सॉइल से कवर कर दिया है। तो पैक्ड पार्ट इज कॉल्ड लेयर। इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, लेयर बोलते हैं। जो ये पार्ट हमने पैक किया है, ये जिसको हमने बांध दिया है, दैट इज नोन एज लेयर। आफ्टर ए फ्यू डेज द इंजर्ड पार्ट डेवलप्स रूट। कुछ टाइम के बाद इस इंजरी जहाँ से की है हमने, वहाँ से रूट बन जाएगी और नया प्लांट बन जाएगा। इस प्लांट को हम अलग से अब इसको दूसरी जगह लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था ग्राफ्टिंग। उसमें ही इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोजिट प्लांट बाय ज्वाइनिंग द हाई यील्डिंग शूट स्टेम ऑफ वन वेराइटी विद स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम ऑफ अनदर वेराइटी। इसमें हम क्या करते हैं इस मेथड में, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ही मेथड्स हैं, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हाई यील्डिंग, जो मतलब ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है, ऐसी शूट सिस्टम को, स्टेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो कोई मैंगो का प्लांट है, उसके जो आम है बहुत ही मीठे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मैंगो का, तो उसके हम स्टेम ले लेते हैं, शूट सिस्टम ले लेते हैं। और एक ऐसा प्लांट, रूट किसकी लेंगे, ऐसे प्लांट की लेंगे जो डिजीज़ फ्री है, उसमें मतलब बीमारियां कम लगती हैं, और स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम है, जिसका रूट्स अच्छे से फैलती हैं, जिसकी और क्या है न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब करती हैं। तो हम इसमें 2 प्लांट लेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है शूट सिस्टम, उस प्लांट का लेंगे जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जो नीचे का जो स्टॉक पार्ट है उसको हम किससे लेंगे, ये रूट किसकी लेंगे, जो जिसका स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम है जिस प्लांट्स का। तो इसमें 2 प्लांट्स के एक की रूट ले लेते हैं, एक की शूट ले लेते हैं, और इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हम कंबाइन कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे कि ये किस किस के केस में होता है, एप्पल के केस में, मैंगो के केस में। तो ये ग्राफ्टिंग हम मेनली डाइकोट प्लांट्स में करते हैं। 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं ना, मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट कौन से होते हैं, दे हैव ओनली 1 कोटलीडन। जैसे कि क्या कहते हैं, ग्राम है, जो वीट है, ग्राम मतलब वीट है, और जो क्या कहते हैं जो बीन्स हैं, ये सारे किस में आते हैं, ग्राम है, जो चना होता है, उसके भी 2 कोटलीडन होते हैं ना, ऐसे 2 पार्ट होते हैं, तो वो आते हैं डाइकोट्स में। और जो वीट है वो आती है किसमें, मोनोकोट में, उनका सिंगल कोटलीडन होता है। तो इसमें प्लांट्स विद विगोरस रूट सिस्टम इज़ यूज्ड एज स्टॉक। जिसकी रूट सिस्टम अच्छा होता है तो उसको हम स्टॉक की तरह यूज़ करते हैं। और जो ऊपर का पार्ट होता है स्काइन, वो किसका यूज़ करते हैं, जिसका शूट सिस्टम अच्छा होता है। तो इसमें हम इसको भी कट कर देते हैं, स्टेम पार्ट को भी कट कर देते हैं, और रूट पार्ट को भी। इसके ये जो ये प्लांट है जिसकी रूट्स ले रखी हैं, इसकी स्टेम को भी हम थोड़ा सा कट कर देते हैं। दोनों को कट करके दोनों प्लांट को जोड़ देते हैं। देखिए इसमें कट किया और इन दोनों को क्या है, हमने जोड़ दिया। और इसके चारों तरफ हम क्या लगा देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं, क्ले लगा देते हैं, और फिर उसको बैंडेज कर देते हैं ताकि ये सेपरेट ना हो। और कुछ टाइम के बाद ये प्लांट्स, इसमें नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, न्यू लीव्स आ जाती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो ये दोनों मेथड हमने डिस्कस कर लिया है, लेयरिंग और दूसरा क्या था, ग्राफ्टिंग। ये दोनों हमने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं। तो ये किस प्लांट्स में यूज़ की जाती हैं, शुगर केन, रोसेस, ग्रेप्स फॉर द एग्रीकल्चर पर्पजेज। प्लांट्स रेज्ड बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो हम प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उनमें जल्दी फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, एज कम्पेयर्ड अगर हम सीड से नया प्लांट उगाते हैं तो उसमें क्या है, उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है। अगर हम सीड से ग्रो करते हैं तो उसमें धीरे ग्रोथ होती है, लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है तो उसमें जल्दी ग्रोथ होती है। सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ plants such as banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seeds। तो इनमें हम
ऐसे प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं जिनके, जैसे बनाना है उसमें सीड्स नहीं होते, तो हम बनाना को इसी मेथड से ग्रो करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। ऑरेंज है, जैसे रोज़ है, जैस्मिन है, इनके जो जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते, तो इस मेथड से हम उनको इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो इसके दो बेनिफिट हो गए, एक तो क्या है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम प्लांट ग्रो करेंगे उनमें फ्रूट्स और फ्लावर जल्दी आएंगे, और दूसरा जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं उनको भी हम इजीली ग्रो कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से। Another advantage of vegetative propagation is that all the plant produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristic। तो ये जो नए प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली, मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं उनके बिल्कुल ये सिमिलर होंगे और उनमें सारी कैरेक्टरिस्टिक उनकी होंगी। ग्राफ्टिंग को हम नॉर्मल लैंग्वेज में कलम लगाना भी बोलते हैं, जैसे कि हम रोज़ की लगाते हैं, उसमें हम बेटर वेराइटीज़ प्रोड्यूस करते हैं। और आपने देखा होगा कि एक ही रोज़ के कई टाइप के फ्लावर्स आ जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है, वो ग्राफ्टिंग की वजह से होता है। हम अलग अलग प्लांट से अलग अलग स्टेम ले लेते हैं और उनको क्या है, जोड़ देते हैं, कंपोजिट प्लांट बना देते हैं, जिसकी वजह से उसमें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स आते हैं। तो एक इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हमने इसमें पीछे बताया है कि प्लांट पार्ट, रूट, स्टेम और लीव्स नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो रूट स्टेम का हमने एग्जांपल ये बता दिया था इसमें। अब ये दे रखा है इन्होंने, लीफ का एग्जांपल दे रखा है, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम को हम हिंदी में पत्थर चट भी बोलते हैं। तो ये पत्थर चट, इसको मतलब जो हमारी किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये लीफ है, इसकी लीफ से ही नए प्लांट बनते हैं। सिमिलरली बड प्रोड्यूस्ड इन नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट। तो जो इसके ये यहाँ पे नोचेस होते हैं उससे नई बड बन जाती हैं और ये बड फिर इससे नीचे गिर जाती हैं और उसमें देखो यहाँ पे इसकी रूट्स भी आनी शुरू हो गई हैं। जब ये इस लीफ से डिटैच हो जाती हैं तो नया प्लांट ग्रो कर देती हैं। मनी प्लांट के केस में भी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि हम अपने घरों में कॉमनली क्या है, मनी प्लांट की एक ब्रांच काट लेते हैं और उसको मान लो वाटर में ग्रो करना चाहे तो वाटर में भी ग्रो हो जाती हैं वो इजीली, और अगर हम उसको सॉइल में ग्रो करते हैं तो वो उस ब्रांच से नया प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? देखिए टिश्यू कल्चर का हम 4 इजी स्टेप में समझ सकते हैं। देखिए पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर मैं इसको रीड कर दूंगी। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टिश्यू सैंपल रिमूव फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। मान लो कोई प्लांट है तो उससे हम क्या कर लेते हैं, ये चाकू है, एक नाइफ है, इसकी हेल्प से क्या है, हम इसके पार्ट्स को स्क्रैप कर लेते हैं और कोई एक टिश्यू को रिमूव कर लेते हैं इसकी लीफ से। ठीक है, तो ये हमने इसका ये प्लांट टिश्यू इससे रिमूव कर लिया है स्क्रैपर की हेल्प से। और फिर हम इस प्लांट टिश्यू को किसमें, सेकंड स्टेप क्या है, इस प्लांट टिश्यू को टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन अगार ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो एक हमें ये पेट्री डिश ले लेते हैं, तो इस प्लांट टिश्यू को इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस जो ये पेट्री डिश होती है इसके अंदर कौन सा मीडियम होता है, अगार मीडियम। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और क्या कहते हैं और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस अगार मीडियम में इस टिश्यू को क्या करते हैं, इसकी ग्रोथ करते हैं और इसमें हार्मोन्स भी डाल दिए जाते हैं जैसे कि ऑक्सिन है जो इसकी स्टेम फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और इसकी सेल इलोंगेशन में ऑक्सिन हेल्प करता है। तो यहाँ पर इसको ग्रो करते हैं इस टिश्यू को। फिर देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है, सैंपल डेवलप्स इनटू टिनी प्लांटलेट्स। धीरे धीरे इस न्यूट्रिएंट मीडियम से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके ये टिश्यू क्या है, छोटे छोटे प्लांट्स बना देता है और धीरे धीरे ये जब ये प्लांट्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं तो हम इसको किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक ऐसे सॉइल बेड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्लांटलेट्स प्लांटेड इनटू कंपोस्ट। हम इसको पहले कंपोस्ट में लगाते हैं, मतलब खाद वाले सॉइल में लगाते हैं क्योंकि उसमें ग्रोथ इजीली इसके ये जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो फिर ही इसको हम सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन प्लांट्स को और हम अपनी खेतों में लगा सकते हैं इसको। तो ये था प्लांट टिश्यू कल्चर। एनसीईआरटी से और पढ़ लेते हैं इसके बारे में।
In tissue culture, new plants are grown by removing tissue or separating cells from the growing tip of a plant. प्लांट के जो ग्रो करने वाला जो टिप है, मेन जो टिप होता है, उससे हम क्या है टिश्यू को सेपरेट कर लेते हैं. The cells are placed in artificial medium where they divide rapidly to form a small group of cells or callus. देखिए जो ये सेल्स हैं, ये टिश्यू को हमने सेपरेट किया, फिर ये क्या कहते हैं, इनको ट्रांसफ़र कर दिया हमने आर्टिफिशियल मीडियम. इस अगार मीडियम को ही इसने आर्टिफिशियल मीडियम बोला है. तो ये सेल्स ग्रो होती रहती हैं और एक टिश्यू बना देती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बना देते हैं, जिसको बोलते हैं हम कैलस. द कैलस इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन. तो इस कैलस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, या हम इसी मीडियम में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं हार्मोन को, ताकि इसकी अच्छे से ग्रोथ हो सके. The plantlets are then placed in soil so that they can grow into mature plant. फिर इन प्लांटलेट्स को हम सॉइल में लगा देते हैं या कंपोस्ट में लगा देते हैं, ताकि ये ग्रो हो सके और मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो सके. इसका फ़ायदा क्या होता है, इसकी एडवांटेजेस पूछी जाती हैं कि व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस. इसका फ़ायदा क्या है. यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज़ फ्री कंडीशन. इससे जो प्लांट्स बनेंगे वो डिजीज़ फ्री होंगे, उनमें डिजीज़ नहीं होगी, और काफ़ी सारे प्लांट हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं कम टाइम में. दिस टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स. जो हम घरों में सजावट के लिए जो प्लांट्स यूज़ करते हैं, तो उनमें इस मेथड को हम यूज़ करते हैं. तो ये था हमारा टिश्यू कल्चर. नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन. ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टाइप है. देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स थे. फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. तो 6 टाइप का था, मतलब 6 तरीके से क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. तो ये लास्ट टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. उनमें स्पेसिफिक जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको हम पहचान कर सकते हैं. इसमें ये एग्जांपल दे रखा है राइजोपस. ये क्या है, एक फंगस है. कई बार हम देखते हैं कि अगर हम ब्रेड को या किसी भी बारिश के मौसम में ब्रेड वगैरह को बाहर छोड़ देते हैं तो उस पर फंगस इजीली ग्रो हो जाती है. तो ये फंगस का टाइप दे रखा है. द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2 अबव आर हाइफी ऑफ द ब्रेड मोल्ड. ये क्या है, इसके ये हाइफी हैं, ये ब्रांच होती हैं इसकी. तो फंगस की इनको क्या बोलते हैं हम, हाइफी. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये. दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है. ये वाली रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है इसका, ये वाली है, ये जो इसकी ब्रांच है, और ये जो इससे स्पोर लगे हुए हैं. इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर. इन्हीं स्पोर से क्या है, नए फंगस, न्यू इंडिविजुअल बनते हैं. और जो ये ब्रांच है जिसके ऊपर ये स्पोरेंजियम अटैच होता है उसको बोल देते हैं हम स्पोरेंजियोफोर. ये हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं इस फंगस के, राइजोपस के. ऑन द अदर हैंड टिनी ब्लोब ऑन आ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन. यही जो स्पोरेंजियम है यही रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि स्पोर इन्हीं के अंदर होते हैं और इन्हीं स्पोर से नए इंडिविजुअल बनते हैं. द ब्लोब्स आर स्पोरेंजिया. ये क्या है, स्पोरेंजियम सिंगल को बोल देते हैं, और स्पोरेंजिया क्या है, कई को प्लूरल फॉर्म होती है स्पोरेंजियम की. which contain cells or spore that can eventually develop into new rhizopus individual. इन्हीं स्पोर से नए इंडिविजुअल बनते हैं, यही बताया इसमें. The spores are covered by thick balls that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. हमें पता है कि जो फंगस है मॉइस्ट प्लेस में ग्रो होती है, उसको मॉइस्चर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. तो इनके इतने जो ये स्पोरेंजियम है अपने चारों तरफ एक वॉल बना लेता है, थिक वॉल.
जो इन स्पोर्स को क्या है प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और जैसे ही इन्हें मॉइस्चर मिलता है, जैसे ही रेनी सीजन आता है या फेवरेबल कंडीशन आती हैं, तो ये स्पोर रिलीज कर देते हैं और उससे नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो ये सब all the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created from a single individual। तो जितने भी हमने ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किए हैं, तो इसमें सिंगल इंडिविजुअल से ही नए इंडिविजुअल बने हैं। दिस इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।